हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 29। आई और मुरारी ने मिलकर अच्छा खासा माहौल बना दिया। सभी बहुत खुश थे। मुरारी सोफे पर आ बैठा और आई बाबा भी बगल में आ बैठे। सबको खुश देखकर बाबा ने अपने फोन में लड़की की एक फोटो निकाली और उसे शिवम की तरफ बढ़ाकर कहा, शिवा, जे देखो, हम बताए थे ना, हमारे दाल मंडी वाले दोस्त ने अपनी बिटिया की फोटो भेजी है, तुम वो देखो। शिवम ने बाबा का फोन लिया और फोटो देखने लगा। मुरारी भी शिवम के बगल में चला आया और फोटो देखकर कहा, लड़की तो अच्छी है पर आपके लिए छोटी नहीं है बाबा। मुरारी की बात सुनकर शिवम ने उसे घूरा और बाबा ने कहा, कैसी बात करते हो मुरारी, जे हमने वंश के लिए देखी है। वंश और सुमन की जोड़ी अच्छी लगेगी। सारिका ने सुना तो मायूसी से अनु की तरफ देखा। दोनों के मन के भाव इस वक्त एक जैसे ही थे। वहीं मुन्ना ने सुना तो उसे वंश के बारे में चिंता होने लगी। बीती रात ही वंश ने मुन्ना को बताया था कि वह उसे निशी से प्यार हो गया है और यहाँ बाबा उसके लिए लड़की देख रहे थे। मुरारी ने सुना तो हैरानी से कहा, का वंश के लिए? पर काहे? और जब मुन्ना काशी को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है तो वंश को काहे नहीं? ये तो गलत बात है बाबा। और मान लो हुआ मुंबई माँ वंश को कोनो पसंद आ गई फिर? और साला जे कैसा नाम है, सुमन। मुरारी चुप रहो। शिवम ने मुरारी को रोका और बाबा की तरफ पलटकर कहा, बाबा, लड़की अच्छी है पर कोई भी फैसला करने से पहले एक बार वंश से भी पूछ ले तो सही रहेगा। मुन्ना और काशी समझदार है पर वंश थोड़ा चंचल और बेपरवाह है। हम नहीं चाहते जल्दबाजी में हम उसके लिए कोई फैसला करें। अरे शिवा, हम वो बस फोटो दिखाए हैं, रिश्ता पक्का नहीं किए हैं और अभी कोनो फैसला लेने की जरूरत नहीं है। काशी और मुन्ना की शादी में जब वंश बनारस आएगा तब एक बार सुमन से मिलवा देंगे। उसके बाद दोनों अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर बात आगे बढ़ाएंगे। बाबा ने कहा, अरे कोनो हमका भी दिखाओ। वंश के लिए लड़की हमो पसंद की है। शिवा के लिए भी सारिका बिटिया को हमो ही तो पसंद किए थे। हमारी पसंद गलत हो ही नहीं सकती। आई ने कहा तो मुरारी ने शिवम के हाथ से फोन लेकर आई की तरफ बढ़ा दिया। आई ने लड़की का फोटो देखा और कहा, लड़की तो अच्छी है। आई, वंश अभी मुंबई में अपना करियर बनाने में बिजी है। इतनी जल्दी उसे शादी की जिम्मेदारियों में क्यों बांधना? अभी तो हमें मुन्ना और काशी की शादी पर ध्यान देना चाहिए। सारिका को चुप देखकर अनु ने कहा, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। आज तुम घर आ ही गई हो तो फिर चलो मार्केट चलकर काशी और गौरी के लिए गहने पसंद कर लेते हैं और उनका ऑर्डर दे आते हैं। ए मुरारी, तुम चलकर गाड़ी निकालो और हमारे साथ मार्केट चलो। आई ने उठते हुए कहा, काहे, हम क्या करेंगे आप औरतों के साथ? मुरारी ने कहा, अरे बिल तो तुम ही भरोगे ना। आई ने कहा तो मुरारी ने मायूसी से शिवम की तरफ देखा। शिवम ने अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर मुरारी की तरफ बढ़ा दिया और कहा, ध्यान से जाना, हम जरा सीमेंट फैक्ट्री हो आते हैं। ठीक है भैया। ए मुन्ना, तुम चली हो का? मुरारी ने उठते हुए कहा, नहीं पापा, हमें किसी जरूरी काम से पार्टी हाउस जाना है, वहां थोड़ा वक्त लग जाएगा, आप जाइए। मुन्ना ने कहा, ठीक है, तुम्हारी तरफ से कुछ ऑर्डर करवाना है, मतलब मुंह दिखाई में कुछ देना हो बहू को, बता दो, हम वो ऑर्डर कर देंगे। मुरारी ने सबके सामने ही मुन्ना से पूछ लिया और बेचारा मुन्ना शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपना फोन देखा और कहा, एक जरूरी कॉल आ रहा है, हम बात करके आते हैं। कहकर मुन्ना वहां से निकल गया। ए मुरारी, अक्कल नहीं है तुम मां? सबके सामने मुन्ना से जे कैसी बात कर रहे थे तुम? बेचारा मुन्ना शर्म के मारे कुछ बोल ही ना पाया। आई ने कहा, अरे गलत का पूछे, शादी के बाद मुंह दिखाई तो होती है ना, तुम ना ही ली बाबा से। मुरारी ने आई के साथ हॉल से बाहर जाते हुए कहा, अरे हम तो दुई कत्थे वाले पान मुंह दिखा दिए थे, तब जे तोहफे सोफे नहीं थे और देता भी कौन था। हफ्तों तक तो मुंह देखने को नहीं मिलता था पति पत्नी का। अब तो जमाना बदल चुका है मुरारी। आई ने कहा, कत्थे वाला पान, बहुते सस्ते में मुंह दिखाई हो गई तुम्हारी आई। मुरारी ने अफसोस जताते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी मुंह दिखाई तो 21 तोपों की सलामी से हुई रही। आई ने चिढ़ते हुए कहा,
मुरारी को अपनी शादी की वो रात याद आ गई तो वह कुछ देर खामोश रहा और फिर कहा, हमारी मुंह दिखाई की तो बात ही ना करो आई, पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं। क्या बकैती करते हो मुरारी, ऐसा होता तो इतने साल ना बिता पाते अनु बिटिया के साथ। वो तो तुमका अनु जैसी महरिया मिली है तो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर आ गई, नहीं तो आज भी किसी घाट की सीढ़ियों पर भांग खा के पड़े होते। आई ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, बेइज्जती भी कितनी इज्जत के साथ करती हो तुम आई। बैठो, आज के लिए इतना काफी है। मुरारी ने मुंह बनाकर कहा। जी, आप वहां खामोश क्यों रही? आपको वंश के लिए बोलना चाहिए था। आप जानती है ना वंश निशी को पसंद करता है, फिर वह बाबा की पसंद की लड़की से शादी के लिए कैसे राजी होगा? आपने भी कुछ नहीं कहा, बस जैसे सबने कहा आपने सुन लिया। घर से बाहर आती अनु ने सारिका से कहा, अनु, जब तक हम वंश का मन न जान ले तब तक किसी तरह का फैसला नहीं कर सकते। वंश मुन्ना और काशी से बहुत अलग है, वह इतनी जल्दी किसी रिश्ते में गंभीर नहीं हो सकता। इसलिए पहले हमें यह जानना होगा कि वंश के दिल में क्या है, उसके बाद ही हम किसी तरह के फैसले पर पहुंच सकते हैं। और वैसे भी बाबा ने सिर्फ अभी लड़की देखी है, वंश की शादी तय नहीं की है, तो तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। सारिका ने अनु को समझाते हुए कहा। ठीक है दी, अनु ने कहा। सारिका की बात मानने के अलावा उसके पास इस वक्त कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। दोनों आकर गाड़ी में बैठी और मुरारी आई अनु और सारिका को अपने साथ लेकर वहां से निकल गई। प्राइवेट बैंक इंदौर। गौरी, ये सब क्या है? तुमने सब एंट्री गलत की है। ऐसे काम करोगी तो 1 महीने क्या 1 साल में भी इसे नहीं सीख पाओगी। वो तो नंदिता जी से मेरी अच्छी जान पहचान है, इसलिए मैंने तुम्हें सिखाने की जिम्मेदारी ली, वरना मैं कभी हाँ नहीं कहता। ओ गौरी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम ये हेडफोन लगाकर बैठी हो। ये बैंक है, तुम्हारा घर नहीं। बैंक मैनेजर ने आकर गौरी से कहा, जो कि अपने कानों पर हेडफोन लगाए लैपटॉप के आगे बैठी थी। गौरी अपना काम कर ही रही थी, लेकिन ये काम बैंक का नहीं था। गौरी ने देखा मैनेजर उसके बगल में खड़ा है तो उसने हेडफोन को कानों से हटाकर गले में डाला और कहा, ओ सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हो, लगता है आज बैंक में काम कम है। आपको नहीं लगता इस अच्छे मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए? क्यों ना एक पार्टी की जाए? मैनेजर एक तो पहले ही गौरी से गुस्सा था, उस पर गौरी उसके सामने ऐसी बातें कर रही थी। मैनेजर ने खुद को शांत रखा और बड़ी सहजता से कहा, हाँ क्यों नहीं, पार्टी तो बनती है, वो भी इस बैंक से बाहर, जिसमें तुम अकेले एंजॉय करोगी। मतलब? गौरी ने असमझ की स्थिति से कहा। मैनेजर के सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसने थोड़ा चिल्लाकर कहा, मतलब ये कि निकल जाओ यहां से और कल से बैंक आने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ। तो आराम से बोलो ना, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वैसे भी मुझे आपके इस बेकार बैंक में काम करने का कोई शौक नहीं है, ढंग का वाईफाई तक नहीं है यहाँ। कहते हुए गौरी ने अपने लैपटॉप और सामान को बैग में डाला और अपनी कुछ बुक्स को हाथ में लिए अपने फोन को जेब में डालकर हेडफोन फिर से कानों पर लगा लिया और अपनी ही मस्ती में गाने पर झूमते हुए वहां से चली गई। बैंक का पूरा स्टाफ अपना काम छोड़कर मस्त मौला गौरी को जाते हुए देखता रहा। मैनेजर ने देखा तो चिल्लाकर कहा, क्या देख रहे हो तुम सब, अपना काम करो। हाँ, लगता है आज का दिन ही खराब है। कहकर मैनेजर अपने कैबिन में चला गया। बैंक से बाहर आकर गौरी ने हेडफोन अपने गले में डाल लिए और सामने पेड़ के साथ बने चबूतरे पर आकर बैठ गई। नंदिता ने उसे बैंक में इंटर्नशिप के लिए भेजा, लेकिन गौरी 2 दिन भी वहां नहीं टिक पाई। उसने अपना फोन निकाला, काशी को फोन करके वह उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी और वंश शूटिंग में बिजी होगा सोचकर गौरी ने मुन्ना का नंबर डायल करते हुए कहा, भगवान ने मेरी प्रॉब्लम सुनने के लिए परमानेंट सॉल्यूशन दिया तो है, कोई सुने ना सुने उसे तो सुनना ही पड़ेगा। कुछ देर रिंग जाती रही और फिर मुन्ना ने फोन उठाकर कहा, हेलो मान। गौरी ने रुआसा होकर मायूसी से कहा, क्या बात है गौरी, तुम परेशान हो? मुन्ना ने सहजता से कहा, मेरा बैंक मैनेजर, उसने कहा कि मैं कल से बैंक ना आऊं। गौरी ने मासूमियत से कहा। मुन्ना ने सुना तो समझ गया कि जरूर गौरी ने कुछ गड़बड़ की होगी, इसीलिए उसके बैंक मैनेजर ने ऐसा किया। फिर भी मुन्ना ने कहा, ऐसा क्यों कहा उसने?
गौरी ने मुन्ना को सच सच सारी बातें बता दी और कुछ बातें तो बढ़ा चढ़ाकर। मुन्ना ने सुना और कहा, गौरी तुम्हें ये सब नहीं करना तो मत करो। अपनी मॉम की खुशी के लिए बेवजह खुद को परेशान मत करो। तुम कहोगी तो हम उनसे बात कर लेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने उनसे कुछ भी कहा तो उन्हें लगेगा मैंने ही तुम्हें ये सब बोलने के लिए फोर्स किया है। मैं उनसे खुद ही बात कर लूंगी। वैसे भी मुझे ये बैंक वैंक नहीं पसंद, मुझे तो व्लॉगिंग करनी है, वो भी बनारस के लिए। गौरी ने आखिरी शब्द खुशी से भरकर चहकते हुए कहे। मतलब मुन्ना को समझ नहीं आया कि गौरी क्या कहना चाहती है, जबकि गौरी ने बातों बातों में मुन्ना को अपने फ्यूचर ड्रीम के बारे में बता दिया। अरे व्लॉगिंग मतलब जैसे तुम अपने बनारस के बारे में मुझे अच्छी अच्छी बातें बताते हो ना, वैसे ही वीडियो के जरिए मैं लोगों को बनारस के बारे में बताऊंगी। हाँ कितना मजा आएगा, और इसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तुम करोगे ना? गौरी ने खुश होकर कहा और आखिर में बड़े प्यार से पूछा। जो चीज तुम्हारे होठों पर मुस्कान लेकर आए हम वो सब करने के लिए तैयार है गौरी। मुन्ना ने भी उतने ही प्यार से कहा। मुझे तुमसे जलन हो रही है, तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो मान? अगर तुम ऐसे ही मेरी हर बात मानते रहे तो मुझे तुमसे फिर से प्यार हो जाएगा, गौरी ने प्यार से कहा। मुन्ना ने सुना तो मुस्कुराने लगा। कभी कभी गौरी उसके सामने बिल्कुल बच्चे जैसे बात किया करती थी। मुन्ना को खामोश पाकर गौरी ने कहा, मान। मुन्ना ने धीरे से कहा, तुम मेरा ख्याल रखोगे ना? गौरी ने पूछा। हमेशा, मुन्ना ने कहा। आई नो मैं थोड़ी पागल हूं, जिंदगी के फैसले सोच समझ कर नहीं लेती, लेकिन गौरी ने इतना ही कहा कि मुन्ना उससे पहले ही बोल पड़ा। हम संभाल लेंगे। अगर शादी के बाद मेरे लिए तुम्हारा प्यार कम हो गया तो? गौरी ने कहा। तो तुम एक बार फिर सफेद सूट पहनकर हमसे टकरा जाना, हमें तुमसे फिर से प्यार हो जाएगा, मुन्ना ने सहजता से कहा। तुम्हारे पास मेरे हर सवाल का जवाब कैसे है? गौरी ने कहा। क्योंकि हमारे हर सवाल का जवाब तुम हो। अब सुनो, मुन्ना ने कहा। गौरी ने कहा। वह जानती थी कि मुन्ना अब ऐसा कुछ कहने वाला है जो कि थोड़ा सीरियस होगा। मुन्ना कुछ देर शांत रहा और फिर कहने लगा, गौरी तुम एक समझदार, इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग लड़की हो। शादी के बाद तुम जो करना चाहो कर सकती हो, हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। बस तुम जो करो उससे कभी हमारे माँ पापा और परिवार के मान सम्मान पर कोई आंच ना आए। पापा तुम्हें कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कहेंगे, और माँ वो तो इतनी फ्रैंक और फ्रेंडली है कि तुम्हें बनारस में कभी अपने दोस्तों की कमी महसूस नहीं होगी। और हम बेशक कम बोलते हैं पर तुम्हारी खामोशी भी पढ़ लेंगे। तुम इतना मत सोचो। तुम नौकरी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, माँ के साथ घर में रह सकती हो, और नौकरी करना चाहो तो पूरा बनारस तुम्हारे सामने है, लेकिन बनारस से बाहर नहीं। बनारस से बाहर क्यों नहीं? गौरी ने पूछा। क्योंकि हर शाम घर लौटने के बाद हम तुम्हें देखना चाहते हैं, जैसे पिछले 30 सालों से पापा माँ को देखते आ रहे हैं। पापा दिन भर कहीं भी रहे, कितना भी बिजी रहे, परेशान हो थके हारे घर आए, पर घर आकर जब वो माँ को आवाज लगाते हैं और माँ उनके सामने आती है, उस वक्त पापा की आंखों में एक चमक और चेहरे पर सुकून के भाव होते हैं। हमें वही चमक अपनी आंखों में चाहिए गौरी, मुन्ना ने कहा। गौरी को खामोश पाकर मुन्ना ने ठंडे स्वर में कहा, शायद हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। तुम कितने रोमांटिक हो मान। मतलब ऐसा रोमांस मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, असल जिंदगी में भी कोई लड़का ऐसी सोच रखता है? आज पहली बार देख रही हूं, गौरी ने प्यार से कहा। बिल्कुल रखता है। फिलहाल वो लड़का बनारस में है और अपनी होने वाली पत्नी के इंतजार में है, मुन्ना ने कहा। सब्र रखिए मिश्रा जी, आपका इंतजार जल्दी खत्म होगा और आपकी होने वाली पत्नी हमेशा हमेशा के लिए आपके महबूब शहर बनारस में होगी, आपके बगल में, अपनी मेहंदी वाले हाथ से आपका हाथ थामे, गौरी ने कहा। गौरी के मुंह से आप सुनना मुन्ना को बेहद पसंद था, लेकिन गौरी हमेशा उससे तुम करके ही बात किया करती थी, पर कभी कभार वह उसे आप कहकर भी बुलाती थी तो मुन्ना खुशी से भर जाता था, और उस पर गौरी का उसे मिश्रा जी कहना तो उसका दिल ही छू लेता था। मुन्ना गौरी से आके बात कर पाता, इससे पहले
शिवम ने उसे बुला लिया और उसे गौरी को अलविदा कहना पड़ा। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 29। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।